नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी नसीहत पर सियासत को लेकर। जी हां, अक्सर अपनी पार्टी को आईना दिखाने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा फिर एक बार चर्चा में हैं। दरअसल उन्होंने सत्ता में सक्रिय बिचौलियों को दूर करने की नसीहत पार्टी को दी है। अब उन्होंने यह नसीहत क्यों दी, वे किससे खफा हैं, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी पर चुटकी लेने का मौका मिल गया है। वो रघुनंदन का आभार जता रही है, लेकिन सवाल ये है कि रघुनंदन की नसीहत को पार्टी कितनी गंभीरता से लेगी और रघुनंदन का इशारा किसकी तरफ था। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। हुए फिर खफा, आखिर क्या है वजह? एक बार फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा अपनों से खफा नजर आ रहे हैं। अक्सर अपनी पार्टी और बड़े नेताओं को निशाने पर लेने वाले रघुनंदन शर्मा ने फिर नसीहत दी है। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से कहा है कि सत्ता में सक्रिय बिचौलियों को दूर करना होगा। ऐसे लोग सक्रिय हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह पर बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं और लोगों को तंग कर रहे हैं। जाहिर है कि रघुनंदन अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और इस पर भी वो अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए। लेकिन उनका इशारा किसकी तरफ था, इसको लेकर अब कयासों का दौर शुरू हो गया है। खैर, उन्होंने नसीहत देने के बाद क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए। काफी समय से मध्य प्रदेश शासन में ऐसे जो लोग हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं, उस अशुद्ध तत्व को बाहर करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैंने सांकेतिक निवेदन उनसे किया है। कई बाहरी लोग भी दलाल के रूप में, एजेंट के रूप में सत्ता में घुसते हैं और सत्ता और जनता के बीच में बिचौलिए बन जाते हैं। उन बिचौलियों को भी दूर करने की आवश्यकता है, वो भी गंदगी है। इधर रघुनंदन शर्मा ने अपनी पार्टी को नसीहत दी तो उधर कांग्रेस को भी इस पर चुटकी लेने का मौका मिल गया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि विपक्ष की भूमिका निभाने का दायित्व कांग्रेस का है, लेकिन वो रघुनंदन शर्मा का साधुवाद करते हैं कि उन्होंने बीजेपी को ये एहसास कराया कि ये सरकार कैसे चल रही है। मैं मानता हूं कांग्रेस का दायित्व तो है ही विपक्ष की भूमिका निभाने का, पर साधुवाद रघुनंदन शर्मा जी को कि उन्होंने एहसास कराया इस भारतीय जनता पार्टी को कि ये 3 C की सरकार है, कर्ज और क्राइम और करप्शन। ये पहला मौका नहीं है जब रघुनंदन शर्मा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और संगठन पर सवाल उठाया हो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने बयान दिया था कि प्रदेश में बीजेपी की स्थिति 5 पतियों की द्रौपदी जैसी हो गई है। बीजेपी में अब हाईकमान जैसा कुछ नहीं बचा। तो ज्योतिराज सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद रघुनंदन शर्मा ने पार्टी की विचारधारा को लेकर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, दिल्ली में किसान आंदोलन के वक्त उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को घेरा था, तो वो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन इस बार उनके टारगेट पर कौन था, ये साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आनंद टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में जी। तो जिस तेवर और जिस बात के लिए रघुनंदन शर्मा जाने जाते हैं और बहुत लंबे अरसे बाद फिर उसी तेवर के साथ नजर आए, लेकिन पिछली बार मंशा कुछ और थी। जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे तब उनके बारे में जो कुछ कहा वो सबको पता है, और अब इस सरकार को लेकर जो उन्होंने नसीहत दी है, कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि वो तब राज्यसभा सदस्य भी रह लिए, लंबे समय कार्यालय मंत्री रह लिए हैं, तमाम सारे पदों पर रह चुके हैं और उम्र के जिस पड़ाव पर है उसके हिसाब से बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में भी शामिल हो सकते हैं। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें बहुत से ऐसे नेता हैं जो हाशिए पे चले गए और उसमें ऐसे नेता भी हैं जो अभी सक्रिय राजनीति में। रघुनंदन शर्मा तो खैर सक्रिय राजनीति में नहीं है और इस तरह से बातें करते हैं। अभी पिछली बार भी एक
यूट्यूब चैनल पे उन्होंने स्पष्ट तौर पे जो अफसरशाही है उस पर निशाना लगाया था। और मुझे लगता है कि ये बात इस बार भी उन्होंने अफसरशाही को ही दोषी ठहराया कि मध्य प्रदेश शासन में ऐसे लोग बैठे हैं जो अपनी मनमर्जी से बैठे हुए हैं। ये बात सही है कि अफसरशाही मध्य प्रदेश में हमेशा से हावी रही, चाहे वो आपका शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल हो या अभी मोहन यादव जी का कार्यकाल। पुराने जो मुख्य सचिव थे उनके खिलाफ तो बहुत सी चीजें चल रही हैं। ये तो हम दिग्विजय सिंह के शासन से ही देख रहे हैं कि वो सीधे मंत्रियों की जगह कलेक्टरों से बात करते थे, एसपी से तो बात करते थे। जब नेताओं को इस तरह से किनारे कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो ज्वालामुखी है वो कहीं ना कहीं फूटता है। रघुनंदन शर्मा तो बहुत लंबे समय से बाहर हैं, राजनीति से मार्गदर्शक मंडल में भी नहीं, गाहे बगाहे वो इस तरह के बयान देते हैं। चलिए रघुनंदन शर्मा को तो मान लेते हैं कि चलिए वो अब किनारे हो चुके हैं, लेकिन अभी गोपाल भार्गव का आपने बयान देखा होगा बिल्कुल कि मैं 15,000 दिनों से विधायक हूँ और मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। वहीं हमारे जो अजय बिश्नोई हैं, बड़े सीनियर लीडर है, मंत्री रह चुके हैं, वो तो आए गाहे बगाहे मध्य प्रदेश शासन पे और मुख्यमंत्री पे टिप्पणी करते रहते हैं। अभी भी उन्होंने रामनिवास रावत के मंत्री बनाए जाने पर टिप्पणी की। तो ये जो लोग हैं ये बहुत महत्वपूर्ण लोग थे और जिन्होंने बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। जब उनको आप किनारे कर दोगे तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बनेगी। अब कांग्रेस तो इस मामले को लेके बहुत चुटकियां लेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर रघुनंदन शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं और वो अपनी सरकार को घेर रहे हैं तो जो उनका काम है वो रघुनंदन शर्मा का, इसलिए जीतू पटवारी उनको साधुवाद भी दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ये स्थिति है कि जो बिचौलिए, जैसे उन्होंने बताया अभी कि बिचौलिए जो हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि आप सचिवालय चले जाइए, आपको वहां पे तमाम बिचौलिए मिल जाएंगे जो आप काम करवाने की गारंटी देते हैं और बाकायदा पैसा लेके आपका काम भी हो जाता है। मंत्रियों के नहीं सुन रहे हैं अधिकारी, कई मंत्रियों ने शिकायत भी की है कि अधिकारी हमारे जो सचिव हैं, प्रमुख सचिव, हमारी बात नहीं सुनते हैं। उन्होंने एक पहले भी ये कहा था कि वो इस तरह की योजनाएं बनाते हैं, अफसर जो हैं इस तरह की योजनाएं बनाते हैं जिसमें उनको फायदा हो, उनका घर भरे। अभी आपने देखा होगा कि आईएफएस और आईएएस के बीच में झगड़ा चल रहा है। आईएफएस की जो चरित्र गोपनीय चरित्रावली है उसके लिए आईएएस को उन्होंने तैनात कर दिया। तो आईएएस ठीक है, होशियार होता है, 50,000 में एक आईएएस बनता है, लेकिन वो सर्वज्ञानी नहीं हो सकता। लेकिन आईएएस की जो लॉबी है वो इतनी तगड़ी है कि उसके सामने ना मंत्री कोई मायने रखता है ना मुख्यमंत्री कोई मायने रखता है। अब देखिए रघुनंदन शर्मा जी ने क्या कहा है, उस पर पार्टी कितना ध्यान देती, मुझे तो लगता नहीं कि उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो काकस है अफसरशाही का और बिचौलियों का वो इस तरह से घेर लेता है मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, कि फिर उनकी कोई हैसियत रह नहीं जाती। वो जैसी नोटशीट पुटअप करते हैं उस पर उनको दस्तखत कर देना पड़ता है। अभी आप देखिए कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी स्थिति ये है कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ठीक से नहीं लिख पाई। तो जब ऐसे लोग रहेंगे मंत्री पद पे जिनको खुद लिखना पढ़ना नहीं आता, तो फिर आईएएस को इस तरह का जो अफसर हैं वो इस तरह की कोशिश करेंगे कि जो उनके हिसाब से योजनाएं बनना चाहिए वो बनाते हैं। मुझे लगता नहीं कि रघुनंदन शर्मा की बात पे कोई बहुत ज्यादा तवज्जो भारतीय जनता पार्टी के नेता या मोहन यादव देंगे। उनको मालूम है कि बुजुर्ग हो गए हैं, बुजुर्ग में कई बार ऐसी बातें बुजुर्ग घर के लोग भूल देंगे। बुजुर्ग देखिए कई बार होता है ना कि ऐसी चीजें कई सारे कार्यकर्ताओं के मन की भी होती हैं, लेकिन प्रभु जी जिस प्रकार से हम देखते हैं उनके तेवर, शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर कहने से लेकर अभी तक, बेहतर होता कि वो उनके नाम भी बता देते बिचौलियों के कि इन लोगों को आप बाहर कर दीजिए, क्योंकि जब इतनी जानकारी है तो ये जानकारी भी उन तक होगी सही। और जो मौका उन्होंने चुना और जो टाइमिंग है। हाँ बिल्कुल मनोज जी, यदि रघु जी बोल रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, अनुभव से बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके पास नाम है तो उनको नाम भी बताने चाहिए थे। मैं ये कहूँगा रघुनंदन शर्मा जी ने सही बात कहने के लिए गलत प्लेटफॉर्म चुना है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वो रघु जी जो लंबे समय तक कार्यालय मंत्री रहे, जो अनुशासन का पाठ बीजेपी के नेताओं को पढ़ाते सिखाते रहे हैं। अनुशासन भंग यदि होता हो कहीं दिखाई देता था तो रघु जी उसको लेकर बहुत कठोर हुआ करते थे। वो रघु जी, पार्टी की एक लाइन होती है कि पार्टी से संबंधित बात या अपनी सरकार से संबंधित बात पार्टी फोरम पर की जाए। उसके लिए आपने एक सार्वजनिक मंच को चुना, उस मंच को चुना जिस मंच पर मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और तमाम नेता मौजूद थे और आप ही का मंच था। तो निश्चित तौर पर ये रघु जी ने एक गलत कदम उठाया है। जो अभी चेतन जी ने कहा कि बहुत उम्रदराज नेता है
अब पार्टी में कोई उनको जिम्मेदारी नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि उनका फ्रस्ट्रेशन भी हो। लेकिन रघु जी ने यदि बार बार इस बात को कह रहे हैं कि तंत्र में यदि गड़बड़ लोग हैं तो उनको उनके बाकायदा नामों के खुलासा करने चाहिए। जब वो सार्वजनिक तौर पर ये बात कह रहे हैं तो नाम भी उनको सार्वजनिक तौर पर ही लेना चाहिए। इससे डरने की क्या बात है? रघु जी का कौन क्या बिगाड़ लेगा? पूरी पार्टी उनका सम्मान करती है। यदि वो वाकई में जो शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, तो यदि वो चाहते हैं कि शुद्धिकरण हो तो उनको नाम के साथ बोलना चाहिए था। अभी भी अवसर है, वो नाम ले रहे हैं कि ये लोग हैं, इनको हटाया जाए, बदला जाए, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। सरकार उनकी बात को गंभीरता से लेगी। लेकिन बगैर नाम लिए, बगैर वो किसी को इंगित किए हुए आप एक गोलमोल सी बात कर दें तो ये निश्चित, तो इसके कुछ दूसरे कयास निकाले जा सकते हैं। रघु जी के गरिमा को देखते हुए ऐसी स्थितियां ना बने, इससे बचने के लिए उनको सारे सीधे नाम लेकर आना चाहिए। रही बात दूसरी बात, जो जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सिस्टम पर सवाल उठाया है कि दलाल घुस गए तंत्र में, तो शिवराज सिंह चौहान भी मुख्यमंत्री थे इसके पहले, वो कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाते थे। कमलनाथ सरकार में वल्लभ भवन में दलालों का अड्डा बन गई है। कमलनाथ पूरे चुनाव में शिवराज सरकार पर आरोप लगाते थे कि उनकी सरकार में जो है वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया है। इसके पहले उमा भारती जब मुख्यमंत्री बनी थी तो वो उसके पहले की दिग्विजय सिंह सरकार पर आरोप लगाते थे। पटवा जी भी आरोप लगाते थे। तो ये एक आरोप लगाने की एक प्रक्रिया, आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, किसी सरकार को कटघरे में खड़ना है तो आप एक ऐसा गोलमोल सा आरोप लगा दीजिए कि भ्रष्टाचार वहां पर हो रहा है। तंत्र में भ्रष्टाचार शुरू से है, कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। इस देश के पहले रक्षा मंत्री जो है जीप खरीदी के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर भ्रष्टाचार के मामले आए हैं। कमलनाथ सरकार का एक उदाहरण है कि जो पाइप खरीदी हो गई, बांध बनानी हो, पाइप भी नहीं खरीदे गए, उसका एडवांस भुगतान हो गया। तो इस तरीके के मामले लगातार हैं सिस्टम में। बड़ा उदाहरण, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं सिस्टम में पूरी तरह। तो उसको शुद्धिकरण करना है तो उसके लिए नियम प्रक्रिया आपको कठोर करनी होगी, व्यवस्था करनी होगी। और यदि आप किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो नामजद होना चाहिए। आप बताएं कि इस कोने में गलती है, तब तो वहाँ झाड़ू लगाएगा। यदि आपको आप कहें कि आपके घर में गंदगी पसरी हुई है और घर साफ दिख रहा है तो उसको तो समझ में नहीं आएगा ना कहाँ गंदगी है। तो उनको बताना चाहिए कि आपके दाहिने कोने में गंदगी है, तो वो साफ कर लेंगे वहाँ पर। लेकिन आप ऐसा बता नहीं रहे हैं। और जो मैंने पहले कहा कि रघु जी ने गलत प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। बीजेपी कार्यालय में बोल सकते थे, वो मुख्यमंत्री को घर बुला के बोल सकते थे, मुख्यमंत्री के घर जाके बोल सकते थे, वो वल्लभ भवन में जाके उनको बोल सकते थे। ये एक तरीके से अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़े करने का काम उन्होंने किया है। निश्चित तौर पर जीतू पटवारी का बयान आया, बाकी कांग्रेस नेताओं के भी इसको लेकर बयान आएंगे। आप अपनी सरकार के खिलाफ जो है विपक्ष को माइलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उस सरकार को जो उसको बने अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। बिल्कुल, उन्हें तारीफ भी की है मनोज जी, उन्हें उसमें निकल गए हैं जी आचार संहिता में। जी मोहन यादव ने कुछ कड़े फैसले भी लिए हैं, बहुत सारे निर्णय भी उनने लिए हैं। आप देखिए सारा जो प्रदेश हित के निर्णय कुछ लिए हैं उनने, तो ऐसा नहीं है कि निर्णय नहीं लिए गए। लेकिन रघु जी का जो ये परिवहन चौकियों में जो जांच होती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्शन के आरोप तो उसी में लगते हैं। बिल्कुल, जिसको सालों से मांग चल रही थी। नितिन गडकरी कई बार चिट्ठी लिख चुके, सरकार आश्वासन दे चुकी, वो काम नहीं हुआ था। वो काम एक झटके में मोहन यादव सरकार ने कर दिया। तो यहाँ रघु जी को समझना होगा। और यदि वाकई में उनको ऐसा लगता है कि ये फलाने अधिकारी या फलाने नेता या कोई मंत्री पर आरोप लगाना चाह रहे हो तो नामजद आरोप लगाएं, तो शायद उससे उनको जो है बड़ा बल मिलेगा, लोगों का सहयोग समर्थन भी उनको मिलेगा और वो गड़बड़ी दूर हो जाएगी, उनकी मंशा पूरी होगी शुद्धिकरण की। तो ब्रजेश जी, इस पूरे मामले ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस की स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है? क्योंकि जब उमा भारती शराब को लेकर मुखर होती है तो कांग्रेस उनके पीछे चली जाती है, उनको न्योता दे देती है, आप हमारी पार्टी से लड़ ली, बहुत अच्छा काम कर रही हो। जीतू पटवारी पीठ थपथपा रहे रघुनंदन शर्मा की, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक नेता जब एक चिट्ठी लिखते हैं नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, तब जीतू पटवारी कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। और अभी वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम विपक्ष है, हमारा काम है, लेकिन रघुनंदन जी कर रहे हैं। तो फिर अगर 63-62 का संख्या बल लेके फिर कांग्रेस काहे के लिए कर रही है? उनको विपक्ष में क्यों बिठाया गया है? देखिए मनोज जी, कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष का दायित्व है, और जो विपक्ष की तरह व्यवहार करता है निश्चित तौर पर उसका समर्थन किया जाता है, एक बल मिल जाता है। जो बात हेमंत कटारे ने कही थी उपनेता प्रतिपक्ष ने, उसमें उतने लोगों को वो नहीं लगा या लोगों ने उस पर उतना भरोसा नहीं किया, क्योंकि विपक्ष का काम है विरोध करना, वो विरोध कर रहे थे। लेकिन जब यही बात रघुनंदन शर्मा कह रहे हैं, इशारों में कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस है, विपक्ष में है, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन यदि रघुनंदन शर्मा की बात पर इतना ही वो मान रहे हैं, नसीहत जो वो दे रहे हैं अपनी पार्टी को, तो उन्होंने एक नसीहत कांग्रेस को भी दी है मनोज जी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कभी जीत नहीं सकती, 15-20 साल 50 साल बाद भी नहीं जीत सकती। यदि हम हारते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं करते, हम इस वजह से हारते हैं। परिवार की जो परिवारवाद जो है हमारे यहाँ, जिस तरह से परिवार की परंपरा निभाते हैं कि एक दूसरे परिवार में जाना, वो कहीं कम हो जाता है इस वजह से। और कांग्रेस में ना संगठन है, ना नेता है, ना नीति है।
तो कांग्रेस को भी एक सलाह दी है, एक नसीहत दी है, तो वो उस पर भी जीतू पटवारी को संज्ञान लेना चाहिए कि रघुनंदन शर्मा सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ना पार्टी में कोई संगठन नाम की कोई चीज़ है, ना हमारे पास नेता है, ना नीति है, तो हमें उस दिशा में भी काम करना चाहिए। क्योंकि रघुनंदन शर्मा ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, जो प्रभु जी कह रहे हैं गलत प्लेटफॉर्म चुन लिया उनने, और विपक्ष के नाते कांग्रेस को ये मुद्दा लपकना चाहिए तो उन्होंने लपक लिया। निश्चित तौर पर और नेताओं के बयान आएंगे, कांग्रेस का काम ही है कि विपक्ष के नाते वो सरकार को कटघरे में खड़ा करे, और जब उनके ही नेता, एक नेता ने जो बात कही है उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। तो ये जो कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति श्रेय ना ले जाए, उसकी कोशिश रहती है। आप देखिए अभी सदन में और सड़क पर आंदोलन हुआ एक मामले में, तो हम इसको कह सकते हैं कि एकजुटता के साथ हुआ होगा, उसकी दो बातें निकल कर आती। या ये हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति श्रेय ना ले जाए, हो सकता है नेता प्रतिपक्ष पूरा श्रेय ले जाते तो जीतू पटवारी सड़क पर उतर आए कि श्रेय मुझे भी मिलना चाहिए कि हमने भी काम किया है। और दूसरी नज़र से आप देखेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं, देखिए दोनों में क्या तालमेल है। तो सियासी मायने होते हैं, और सियासी मायनों के लिए इस तरह के बयान आते हैं, इस तरह का विरोध जो करने वाला, जो भी सत्ता का विरोध करेगा, रघुनंदन शर्मा की बात नहीं, बीजेपी का कोई भी विधायक या कोई भी बोलेगा तो कांग्रेस उसको लपकेगी और उसका समर्थन करेगी। हमने देखा है सरकार के खिलाफ यदि कोई आंदोलन करता है, जो आंदोलन चाहे वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी किया हो उसने, वही मांगों को लेकर, लेकिन आप देखिए विपक्ष के नाते विपक्ष के नेता उस मंच पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो आपकी मांगे मांगेंगे, आपके साथ गलत अन्याय हो रहा है। जबकि ये ऐसे कई मामले हैं कि उनकी सरकार ने भी उनका पालन नहीं किया था, लेकिन चाहे वो नियमित करने का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, चाहे कर्मचारियों की मांग की हो, लेकिन अब विपक्ष में है तो पहुंच जाते हैं। तो ये विपक्ष के नाते उनका विरोध करना जायज भी बनता है और करना भी चाहिए उनको। बिल्कुल, तो चेतन्य विरोध तो करना चाहिए, लेकिन एक और चीज़ है कि जो विरोध की हम बातें कर रहे हैं, तो कई बार होता है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान जब आते हैं तो कहा यह जाता है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय थी, लेकिन कम से कम इस मामले में तो बीजेपी की सराहना करना चाहिए संगठन या सरकार की कि उन्होंने ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ा है कि ये रघुनंदन शर्मा की व्यक्तिगत राय है। क्योंकि ऐसी राय हमने देखा था जो जीतू पटवारी पीठ शब्दवार है, जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उमंग सिंगार ने मंत्री रहते हुए दिग्विजय सिंह को रेत माफिया तमाम तरह की उपमाएं दे दी थी। देखिए, कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की कोई बराबरी नहीं। कांग्रेस में तो कोई कुछ भी कह सकता है, वहां तो लोकतंत्र है ऐसा वो कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र ही, वहां तो अराजकता है, जिसकी जो मर्जी आती है वो कह देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन है। लेकिन अभी आप कुछ दिनों से ये देख रहे होंगे मनोज जी कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी अनुशासन का जो बांध है वो टूट चुका है। अब वो मुखर होकर अपनी बात कह रहे हैं, चाहे वो अजय विष्णु हो, चाहे गोपाल भार्गव, सार्वजनिक मंच पे कह रहे हैं, ट्विटर से बोल रहे हैं, एक्स हैंडल पे। उसके पीछे कारण ये है कि जिस तरह से कांग्रेस से आयातित लोगों को भारतीय जनता पार्टी मंत्री बना रही है या उनको पद दे रही है, उससे कहीं ना कहीं इन पुराने खाटी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तकलीफ है। मुझे तो लगता है कि अब भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के अगर वो मंत्री बनना चाहते हैं तो उनके पास एक रास्ता है कि वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले जाएं और 2 महीने बाद कांग्रेस से फिर बीजेपी में आ जाए, तो आप ये मान के चलिए कि उनको पक्का मंत्री पद या निगम मंडल अध्यक्ष तो बना ही दिया जाए, बशर्ते वो चुनाव जीत जाए। हाँ ठीक, चुनाव तो जीते ही जाते हैं, सत्ता में जो रहता है उसके लोग तो जीत ही जाते हैं। तो स्थितियां ये हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के भी जो वरिष्ठ नेता हैं उनको ये सोचना हो कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लीडर हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना पार्टी को आज यहाँ तक पहुंचाने में लगाया है, उनकी उपेक्षा करके हम ऐसे दल बदलू नेताओं को तवज्जो दे रहे हैं, उनको पद दे रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। तो ये बात जो है ये उसी का प्रतिफल है जो रघुनंदन शर्मा जी ने कही या गोपाल भार्गव जी ने। लेकिन चेतन जी, वरिष्ठ नेताओं को ये भी तो देखना चाहिए कि क्या नहीं दिया पार्टी ने उनको, कब तक उन्हीं को मंत्री बनाया जाए, चाहे अजय विष्णु हो, चाहे गोपाल भार्गव हो या रघुनंदन शर्मा भी की ये पीड़ा है कि उनको कोई महत्व नहीं मिल रहा है। बाकी की जब नई पीढ़ी को लाने के लिए तो पुरानी पीढ़ी को ये भी तो संतोष करना पड़ेगा, बहुत कुछ मिल गया हमको। बिल्कुल नहीं, वो ठीक है कि आप नई पीढ़ी के लाए, लेकिन अपनी पार्टी की नई पीढ़ी को लाओ ना आप। ये दल बदलू जो आयातित लोग हैं उनको आप तवज्जो दोगे तो जो यहाँ की नई पीढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी की युवा पीढ़ी है, वो भी कहीं ना कहीं नाराज होगी। तो ये भारतीय जनता, ठीक है वो तो बहुत पुराने हो चुके हैं रघुनंदन शर्मा, उनको तो वो सांसद भी रह चुके हैं, सब कुछ रह चुके हैं, कार्यालय मंत्री जैसा आपने बताया रह चुके हैं, तो उनकी बातों पे तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा पार्टी तवज्जो देगी। और ना उसने उनके बयान पे किसी भारतीय जनता पार्टी को टिप्पणी आई है कि उनका व्यक्तिगत बयान है या उनकी बातों को हम शिरोधार्य करेंगे या उस पर विचार करेंगे, ऐसा कोई बयान आया नहीं। तो पहले भी वो इस तरह के बयान दे चुके हैं, घोषणावीर कह चुके हैं, शिवराज सिंह को उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई थी।
तो देखिए कहीं ना कहीं ये मन की जो पीड़ा है वो इस तरह से निकलती है, और चूंकि वो गांधीवादी जमाने के नेता हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं, तो उनको लगता है कि जिस तरह से हमारी सरकार चल रही है वो तरीका ठीक नहीं है। सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो मंत्री हैं, वो अपने हिसाब से काम करें, ना कि ये जो अफसरशाही के मकर जाल में फंस के तरह की योजनाएं बनाते हैं जिसमें उसका फायदा होता है। आप देखिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार की बातें हो रही है। लोकायुक्त और ईडब्ल्यू कितने दिनों से आईएएस अफसरों की और आईपीएस अफसरों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मांग रहा है। 230 अधिकारी हैं ऐसे जिनको स्वीकृति नहीं दी जा रही। तो जब आप भ्रष्टाचार हटाने की बात कर रहे हैं तो उसमें अभियोजन में, लेकिन वो फाइलों में कहीं ना कहीं मंत्रियों के तो साइन भी होते हैं। लेकिन प्रभु जी एक और चीज़ है कि सरकार निशाने पर है, संगठन नहीं। लेकिन जो लोग सरकार में है, जिनका इशारा है प्रभु जी उनका, रघुनंदन जी का, तो वो तो संगठन के माध्यम से ही आए हैं कि शायद 4.5 लाख लोगों की गिनती कर लो, चाहे पिछली सरकार में 22 लोगों की गिनती कर लो कि सरकार बनाना जरूरी था। ये आप जो लोग आ रहे हैं मंत्री पद से नवाजे जा रहे हैं, लेकिन संगठन को इससे अछूता, तो क्या अंदरूनी राजनीति भी देख रहे हैं इसमें कुछ बीजेपी की? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अंदरूनी राजनीति, रघु जी को कोई ऐसी सलाह देने वाला मुझे नहीं लगता कि पार्टी के अंदर का कोई नेता होगा। लेकिन जो एक बात बार बार खुलकर सामने आ रही है कि बाहर से आए हुए नेताओं को तवज्जो दे रही है बीजेपी, तो भारतीय जनता पार्टी में चाहे मध्य प्रदेश में देख लें या राष्ट्रीय स्तर पे आप देख लीजिए, उनके मूल कैडर के नेताओं के लगभग बराबरी पे वो बाहर से आए हुए नेता पहुंच रहे हैं। गोपाल भार्गव खुद कांग्रेस में थे पहले, वो बाद में बीजेपी में आए, तो क्या किसी और के गोपाल भार्गव जो सीनियर होगा पार्टी, उसके लिए तो गोपाल भार्गव बाहर ही हो गए। मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला कांग्रेस में थे, वो बीजेपी में आए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे दलों से आए। बहुत सारे समाजवादी यहाँ पर हैं, वो गिरीश गौतम कम्युनिस्ट थे, वो यहाँ पर है। कपूरचंद घुबारा को लेकर आई थी पार्टी। तो ये पार्टी जो है भानुमति का कुनबा की तरह बीजेपी बनी है, इसलिए इतना आगे बढ़ी है। वो लोगों को जोड़ने वाली पार्टी है, सबको जोड़ते अपने में समाहित करती चली गई है। अब जो ब्रजेश जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूं कि आप लगातार 20 साल तक मंत्री पद का सुख आपने भोगा, तो क्या आप चाहते हैं कि आपको आजीवन मंत्री डिक्लेयर कर दिया जाए? और यदि आप इतने ही काबिल नेता हैं आप, तो क्या आप अपने क्षेत्र के बाहर दूसरी जगह चुनाव लड़ के काबिलियत दिखा सकते हैं क्या? ये भी एक सवाल यहाँ पर है कि आपकी उपयोगिता क्या है पार्टी के लिए। आप मंत्री हैं तो मंत्री के नाते आप संगठन को, सरकार को क्या देकर दे रहे हैं जो पार्टी के हित में आए। वो ऐसी बहुत सारे नेताओं के सामने स्थितियां जिसको लेकर, जहाँ तक रघु जी की बात है, तो रघु जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, रघु जी आरएसएस के विचारधारा के आदमी हैं। रघुनंदन शर्मा वो व्यक्ति हैं, जब पीक टाइम में जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उमा भारती जब बाहर गई तो पार्टी छोड़कर चले गए थे। वो भारतीय जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वो तो शिवराज सिंह चौहान और उस समय के नेताओं की भलमनसाहत है कि वो वापस आना चाह रहे थे, तो उनको पार्टी ने वापस ले लिया, फिर मान सम्मान दिया, उसके बाद उनको राज्यसभा में भेजा, तो उनको सम्मान पार्टी ने दिया। लेकिन आप यदि इस तरीके की बात सार्वजनिक मंच पर कर रहे हैं अपने दल के, चाहे किसी भी दल का नेता हो, रघु जी की बात नहीं करूंगा मैं, तो सार्वजनिक मंच पर जो बात कहनी है वो बात अलग होती है, और आपकी पार्टी के फोरम पर जो बात कहनी है वो बात अलग होती है। बीजेपी की जो भी विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, रघु जी वहां जाकर इस बात को बोल सकते थे। बिल्कुल, उसके लिए तो मंडल अध्यक्षों को तक बुलाया गया तो था। उसके लिए सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल करना मुझे नहीं लगता ये कहीं से जायज है। आपकी बात में दम है तो फिर उसके प्रमाण भी प्रस्तुत किए जाए तो सरकार सुधार करेगी। नहीं उन्होंने संगठन को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि संगठन में भी इस तरह से संगठन को अछूता नहीं छोड़ा। रघु जी को आप जब से जानते हैं तब से रघु जी ऐसे ही बयानों के लिए चर्चित है। रघु जी जो है इसी तरीके के बयान देते रहे हैं, कई बार देते रहे हैं। अभी जो चैतन्य जी ने जिक्र किया कि एक यूट्यूब चैनल पर भी उन्होंने कुछ दिन पहले ये बातें कही थी। तो ये रघु जी वो व्यक्ति है ना जो पार्टी को सुधार सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग का दायित्व क्या है कि आपके बच्चे बिगड़े तो आप डंडा लेके पीछे पड़ जाइए, समझाइए। जो शीर्ष में ऐसे लोगों की जरूरत भी है, पटवा जी, कैलाश जोशी और सारंग जी के जाने का जी, वो लोग ये काम करते रहे हैं। बिल्कुल, हो सकता है नई भूमिका में बीजेपी उनको देखे, या हो सकता है अपने लिए कोई नई भूमिका रघुनंदन शर्मा तलाश रहे हो। फिलहाल वक्त इतना ही था इस चर्चा में भाग लेने की। बहुत धन्यवाद चेतन जी। तो नसीहत तो दे दी है रघुनंदन शर्मा ने, लेकिन नसीहत तो बड़े बुजुर्गों पर भी लागू होती है, क्योंकि वो जब ये कहते हैं कि तोल मोल कर बोल, तो उनको भी तोल मोल कर बोलना चाहिए कि कब कितना कहाँ बोलना चाहिए। और ये नसीहत रघुनंदन शर्मा को कम से कम बीजेपी के नेता तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि रघुनंदन शर्मा इतने खुद सक्षम हैं, समझदार हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया और जो उसकी टाइमिंग थी उसको लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं और उठते रहेंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।